है ना। मगर फिर भी हर बार में कुछ ना कुछ नया मिलता है, और मैं बार बार बोलता रहता हूँ पेशेंट से, नहीं हो पाता है फॉलो, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करना कि एक एक पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके निकालो। उसके बाद भी अगर कुछ रिमेनिंग रहता है, यू कैन सी इट अगेन, आप बार बार देख सकते हो, यूट्यूब में भी जाएगा लाइव सब कुछ, आप देखते रहना, ठीक है। तो देखिए एवियन हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को पता है, मगर इसको या इसके ट्रीटमेंट से पहले इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कॉमन कोल्ड जैसा होता है कि दवा खाया और चला गया, है ना। इतना तो आप सब लोग भी समझ गए, इतना सिंपल नहीं है, ठीक। अब डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक चला सकते हो चलाओ, बाद में रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, मगर ये कोई नहीं बताता है कि कैसे चलाओ, ठीक है, या उसको हम एक्सटेंड कैसे करें, और हम इस हद तक एक्सटेंड कर दें कि पूरी लाइफ चल जाए। यही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अपने पास इससे पहले वाले कैंप में भी कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिनको कई साल से एवियन था, जिनको 30-30, 40-40 साल से एवियन था, फ्रॉम द लास्ट 30 and 40 ईयर्स, और स्टिल नाउ वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव तो खैर करेगा ही, मतलब इसके बाद भी वो चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा उन्होंने कैसे किया, हालांकि उनको मैंने तो ट्रीटमेंट दिया नहीं है, तो उनसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट यही निकाला कि उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया, अपनी डाइट को मैनेज किया, रेगुलर एक्सरसाइज किया। आज 30-40 साल होने के बाद भी वो बढ़िया से चल रहे हैं, 4th ग्रेड होने के बाद भी चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो ये दिमाग में बीमारी बैठ जाती है तो वो सबसे ज़्यादा खराब बात है, आदमी उससे ज़्यादा बीमार हो जाता है, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करना है, फुल एंजॉय करना है, और किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। आज आपके डर को निकालने के लिए ही ये लाइव सेशन कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहे हैं, उसको देख के डरना भी नहीं, क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एवियन, अब ये लिखा है अस्थि मज्जागत वात व्याधि, ये आयुर्वेद में बोला गया है अस्थि मज्जागत वात व्याधि। ये भी बताना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एवियन का डिस्क्रिप्शन भाई चरक और शुश्रुत, जो हमारे पुराने जो आचार्य लोग थे उन्होंने थोड़ा ना बोला कि एवियन क्या है, ठीक है, वो बोलेंगे भी नहीं, कैसे बोलेंगे, उस जमाने में ये इंग्लिश वर्ड था ही नहीं। तो उन्होंने इसको इस वर्ड के हिसाब से आयुर्वेद में डिफाइन किया गया है अस्थि मज्जा। अस्थि मीन्स तो आपको समझ में आ गया बोन, मज्जा मीन्स हो गया बोन मैरो, जो आप लोग नॉनवेज जैसे जो लोग खाते हैं ना, नली के अंदर निकलता है ना बोन मैरो, उसमें क्या होता है, उसी में रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, नई सेल्स वहीं बनती हैं, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, आपकी बोन खराब हुई एज वेल एज बोन मैरो भी खराब हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। तो अब उसको सही कैसे करें, तो कुछ ये सुश्रुत हैं हमारे आयुर्वेद में। सुश्रुत ने एक्चुअली जॉइंट पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया है। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं इनको। इन्होंने ENT आइज रिलेटेड, ईयर रिलेटेड, नोज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उनके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने अपने जोड़ से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत सारा, फ्रैक्चर, पुराने ज़माने में फ्रैक्चर हो जाते थे तो लोग क्या करते थे, घी की पट्टी बांधना, उसको प्रॉपर अलाइन में सेट करना, यही सब बताते थे। मगर अब क्या है, आपके है फ्रैक्चर नहीं है, आपका जॉइंट खराब हो रहा है। अब जॉइंट में तो बांधेंगे नहीं प्लास्टर, जॉइंट में अगर प्लास्टर बांध दिया तो जॉइंट और ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जॉइंट की कंडीशन में सुश्रुत ने यह बोला था कि जॉइंट का अगर हम रिपीटेड अलाइनमेंट मेंटेन करें, मतलब उसको अपनी पोजीशन में प्रॉपर लेके आए बार बार, तो हम वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, जॉइंट के मूवमेंट जो खराब हो रहे हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा अभी दूसरा ही दिन है आज तो आप लोगों का, हम लोग क्या कर रहे हैं, बोन को खींच रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा खासा खींचते हैं, पूरा बेड हिल जाता है ना। ये मालिश नहीं है, मालिश में क्या होता है, इतना नहीं खींचा जाता है, ठीक है, इसमें पूरी आपकी हड्डियों को पूरा खींचा जाता है एक तरीके से, सर से पैर से पकड़ के खींच रहे हैं, तो उससे क्या है, पूरा स्पाइन पूरा अलाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मालिश से डिफरेंट है, और कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है, आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में बनी हुई है इसी तरीके से हम लोग हिप जॉइंट में भी कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से जितना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो निकाल लेना हम लोग के पास से, और कुछ हद तक घर पे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा में कभी का गड़बड़ भी हो जाता है, क्योंकि घर वाले सोचते लाओ एक ही दिन में ठीक कर दें, है ना। तो कभी पेन वेन हो तो जैसे हम लोग थेरेपी के समय खींचते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा खिंचवाओ रेगुलर। मैंने सडन पेन का वीडियो कई लोगों को भेजा है, कभी भी पेन हो तो थोड़ा सा खिंचवा लेना है, ठीक है। तो उसको आप लोग रेगुलर करवाते रहो, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे सुश्रुत जी जो जिन्होंने काफ़ी कुछ हद तक सर्जरी के बारे में, सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स दिए। और उसी को मैं तो बहुत छोटा सा पोर्शन आयुर्वेद का लेके चल रहा हूँ। आयुर्वेद अथाह महासागर है, उसमें हर चीज़ के लिए बहुत कुछ, स्किन डिसीज़ के लिए अलग, सब सारी बीमारियों के लिए बोल रखा है। मगर ये जॉइंट पेन से रिलेटेड हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया वो आप लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं। ये है चरक जी, ये फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने भी काफ़ी कुछ हद तक मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छा सा बता रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक। अब फीमर हेड का ब्लड सर्कुलेशन, आज ही सुबह कोई बात कर रहा था कि सर कैसा होता है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ लोग के दिमाग में ये होता है कि अभी तो फीमर हेड खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं पूरा ये शेफ्ट या थाइज बोन पूरी खराब हो जाएंगी, ऐसा दिमाग में आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये फीमर हेड के ऊपर का ही पोर्शन खराब होता है। नीचे क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि नीचे ब्लड सर्कुलेशन बड़ा है, अच्छा खासा, ठीक है। तो जैसे आपके हाथ में नसें दिख रही हैं, ठीक है, ऊपर जाते जाते छोटी हो जाती है, बारीक सी हो जाती है, तो वहीं पे ही ऑब्स्ट्रक्शन है, वहीं पे ही रुकावट है। तो रुकावट कहाँ है? यहीं पे ही, ठीक है। ये बड़ी है, ये एक एक्सटर्नल रिंग है, बाहर का रिंग है जो फीमर हेड के नेक के बाहर है, एक ये दूसरा रिंग है और ये एक इंटरनल रिंग है। अब इस इंटरनल रिंग से फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं, ये ब्रांचेस यहीं पे ही कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जब आप स्टेरॉइड वाली मेडिसिन खाते हो। तो कोविड में खाया, स्किन डिसीज़ के लिए खाया, डेंगू के लिए खाया या किसी भी बीमारी के झटपट इलाज के लिए खाया, तो ये यहाँ पे स्टेरॉइड डिपॉजिट हो जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। ये ब्रांचिंग वैसे ही है जैसे कि एक पेड़ है, बीच में छोटा बड़ा स्टेम रहता है, उसके बाद ब्रांचेस होती चली जाती है और ऊपर जाके छोटा सा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है, ये जो टिश्यू है ये काला पड़ने लग गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके हाथ में रबड़ बैंड बांध दी जाए तो आपकी उंगली पहले स्वेलिंग करेगी, स्वेलिंग करने के बाद जो है ब्लू पड़ जाएगी, नीली पड़ जाएगी, और ब्लू पड़ने के बाद फिर वो काली पड़ जाएगी, और काली पड़ने के बाद वो कट भी जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये इंटरनली थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो रबड़ बैंड बंधा हुआ है। अब हम इसको कैसे खोलेंगे? डॉक्टर तो बोलते ही खुलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मगर हम इंसान हैं, हम कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे ना। तो अब जब आपको यहाँ देख रहे हो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम लोग, पूरा पैर ऊपर तक लेके आ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मसल्स, ये आपकी मसल्स क्या है, एक तरीके से पंप का काम करती हैं। इवन ये काफ मसल्स को भी हम लोग एक्सटर्नल हर्ट बोलते हैं। ये अगर आप इसको प्रॉपर चलाओगे, जिन लोग के वेरिकोज वेन होता है तो कहते हैं ना कि काफ मसल्स का यूज़ करो ताकि ब्लड पंप हो, है ना। तो अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। डर जाएंगे, बेड रेस्ट करते रहेंगे तो फिर गया काम से, ठीक है। तो इसलिए डरना तो नहीं है, ठीक है, समझदारी के साथ चलना है। समझदारी में बस आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। बाइक नहीं चलाना है, ठीक है, किसी भी चीज़, बाइक क्या या किसी भी चीज़ पे ऐसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, ठीक है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, स्टेप्स नहीं चढ़ना है, और चढ़ना भी पड़े तो रेलिंग का सपोर्ट लेके चढ़ें और उल्टा चढ़ें ऐसे। उसमें क्या होगा, आप रेलिंग में अच्छे से वजन दे पाओगे। जब आप सीधे चलते हो ना तो ध्यान नहीं देते हो, रेलिंग पे वजन जाता ही नहीं। उल्टे चलोगे तो अच्छे से वजन दोगे। प्लस ये पैर आपका फॉरवर्ड नहीं उठेगा, पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि ये एंगल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो खासतौर से खड़े होने की कंडीशन में, जैसे कि आप सोफे में बैठ गए घर पे, तो सोफ़ा नीचे दब जाता है, ठीक है, और नी ऊपर हो जाता है, वो एंगल ख़राब है, उसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो बाइक राइडिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड सिटिंग बिलो द नी लेवल, घुटने के नीचे की किसी भी चीज़ पे नहीं बैठना है। नहाते समय भी, वॉशरूम में भी, ये प्लास्टिक वाला चेयर ले जाओ, इसी में बैठ के नहाओ, अगर बैठ के नहाना, नहीं तो शॉवर का यूज़ करो, सबसे बढ़िया, ठीक है। ज़मीन पे बैठ के नहीं नहाना, तो गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी है। तो कुछ इस तरीके का ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे फीमर हेड में, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या है ब्लड सर्कुलेशन का नाम क्या है, मैं बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ये एक होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यही मेन सप्लाई करती है अंदर फर्दर ब्रांचिंग को ले जाके, ठीक है। चलो, अब ये कुछ है मर्म पॉइंट्स। आप लोगों ने देखा अभी आज आप लोग के हैमरिंग की गई, तो वो हैमरिंग क्यों करी गई? तो हैमरिंग क्या करता है, वाइब्रेशन से एक तो लाता है, ठीक है। प्लस ये कुछ मर्म पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे ये फ्रंट साइड में है, ठीक है, ये बैक साइड में है, ये साइड में, ये साइड में। इन मर्म पॉइंट्सों को ही ध्यान में रख के हम लोग हैमरिंग, आगे भी एक्यूपंक्चर भी आएगा, अग्निकर्मा और विधिकर्मा किया जाएगा। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना ये सर आप तो ऊपर से कर रहे हो, अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा? और ऑपरेशन में भी कौन सा वो ब्लड सर्कुलेशन को मिला करके जोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता,
वो तो काट दिया जाता है पूरा, ख़त्म। कुछ लोग ये कहते हैं कि 4th ग्रेड में पेन कम हो जाता है, तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि 4th ग्रेड में इसलिए पेन कम हो जाता है क्योंकि नस डैमेज हो जाती है पूरी, तो इसलिए पेन कम हो जाता है। मगर जो हिप रिप्लेसमेंट होता है उसमें जो काट करके लगाते हैं तो उसमें कौन सी नस होती है, उसमें कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, वो भी ऐसे ही होता है, डेड होता है ना, सिरेमिक का या लोहे का होता है वैसे ही होता है। तो अगर नस डैमेज हो रही है, पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है और वो डंडे जैसा खड़ा है तो खड़े रहें, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्यों ऑपरेशन करें, काम तो यही है ना चलाने का। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए यही मर्म पॉइंट्स हैं, इन मर्म पॉइंट्स में हम स्टिमुलेट दे करके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्सों में ही आपको ज़्यादा पेन भी फील होता है। रीज़न, क्योंकि अंदर से जो नस आ रही है उसका पॉइंट ऊपर है, ये सिनेप्सिस होते हैं, दो नर्व्स के जोड़ के पॉइंट होते हैं ये, जितने भी मर्म पॉइंट। और 4th ग्रेड में और ज़्यादा और कट जाता है। ठीक है, अगर आप देखो 3rd ग्रेड तक भी पता चलता है, ये दिखाया है इसमें, 3rd ग्रेड में कट होता नहीं है, ये अलग अलग वो क्लास से है, इसलिए इसमें दिखा दिया है, मगर 3rd ग्रेड तक फीमेल ग्रेड। ठीक है, तो देखो अगर आपको 3rd ग्रेड तक भी पता चल जाता है, मगर अगर गलती करके 4th ग्रेड चला जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि 3rd ग्रेड में से 4th ग्रेड जाने के 10% चांसेस हैं, और 3rd से 1st में आने में या 2nd आने के 10% चांसेस, क्योंकि डैमेज होने के चांसेस 1 सेकंड लगता है टूटने में, हड्डी को टूटने में। एक्सीडेंट होता है 1 सेकंड में टूट जाती है, बनने में बहुत टाइम लगता है। तो 3rd में आगे हो तो बहुत बहुत अवेयर रहो। ठीक है, प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते रहोगे तो मूवमेंट कभी नहीं खराब जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ था, अभी यही पुणे कैंप में एक वकील था, तो उन्होंने मुझे अपना एक्सरे भेजा, उनका एक्सरे ऐसा कटा हुआ था, डैमेज था। मैंने बोल दिया 4th ग्रेड है आपका, तो उन्होंने कहा अरे सर आपने कैसे 4th ग्रेड बोल दिया, मेरे को 1st ग्रेड बोल रहे हैं। हम क्या भाई, डॉक्टर बोल रहे होंगे तो बोल रहे होंगे, हमें जो दिख रहा है हम वो बता रहे हैं। कहते नहीं, वो बताया मुझको, अब वही सर्टिफाइड डॉक्टर है तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे उन्हें लगता है कि बीएमएस डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं होता, नहीं आता। मगर देखो ना, गूगल भी तो क्या कह रहा है, वो भी तो देखो समझो भाई। तो मगर हमारा काम है आपको संभालना भी, क्योंकि मेंटली भी बड़ी जल्दी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, 4th ग्रेड में भी आ गया है तो अभी घबराना नहीं है। 4th ग्रेड वाले भी बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं उसके बाद भी। ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, अभी यहाँ पे अभी कोई पेशेंट है नहीं, मगर इन लोगों में भी ज्वाइंट क्या होता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है, और ऊपर की हड्डियाँ भी एक हो जाती हैं। इन लोगों में भी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, धीरे धीरे इसमें स्पेस कम हो जाता है। इस बार नहीं है, नहीं पेशेंट होते हैं इसके। अब देखिए रिप्लेसमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये पूरा कट कर दिया जाएगा और ये इम्प्लांट इसमें लगेगा। ठीक, तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो होल है, ये होल सिर्फ एक ही है। ओके, क्या चक्कर है, बंद करके फिर से ऑन करो। तो ये जो होल है सिर्फ एक ही है, और इसमें क्या है कि ये इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब ये इम्प्लांट लगाते हैं, ऑफ करके फिर से ऑन कर दो। कहीं कीली है लगाना है तो आप एक छेद की जगह दूसरे छेद में लगा सकते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हो। कोई बोल दे अगर उसी छेद में लगाना है तो आप थोड़ी बड़ी कीली लगा सकते हो, प्लास्टर फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा लगा लेंगे, मगर इसमें नहीं लगा सकते, इसमें एक ही ऑप्शन है। ठीक है,
तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फीमर हेड के शेफ्ट के फटने के चांसेस रहते हैं, मगर फिर भी ध्यान तो रखना ही है। ये कुछ इस तरीके का इम्प्लांट होता है, ये पहली सर्जरी जो फर्स्ट सर्जरी होती है, जो कि लंबे अगले 10-15 साल तक चलती है। इसका रेट ऑफ सक्सेस अच्छा रहता है, ये मान के चलो 60-70% केसेस में ठीक रहती है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहीं से ही उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। वो आगे चल के फिर सेकेंडरी रिप्लेसमेंट होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये थोड़ा इम्प्लांट थोड़ा और बड़ा लगता है, डीप, ठीक है, और उसमें डैमेज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस? ये हमारे यहीं के एक पेशेंट थे, संदीप विस्फोटे जी, उनके अंकल का था एक्सरे। ये देखो ब्रोकन इम्प्लांट हो गया, ये वायर से बांधा है, ये सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से फिर दिक्कतें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं अगले 15 साल बाद या 20 साल बाद। इसीलिए कहता हूँ यंग एज के लोगों के लिए, 20, 25, 30 साल के लोगों के लिए तो रिप्लेसमेंट ठीक नहीं, 35, 40 तक के लोगों के लिए ठीक नहीं, ठीक है। अब ये जैसे जैसे शेफ्ट बढ़ता गया, उसको सपोर्ट में या वायर देना पड़ता है, और ये वायर के भरोसे फिर ज़िंदगी चलती नहीं है, ठीक है। ये अदर हिप डिसलोकेशन इसमें हो गया है, ये ब्रोकन इम्प्लांट हो गया है, टूट गया है, लूजनिंग ऑफ द इम्प्लांट है, एंड प्री प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, मतलब यहाँ साइड में एक हल्का सा फ्रैक्चर आ गया इम्प्लांट की लगने में, ठीक है। तो ये इम्प्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें पेज से इन्होंने इसको सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। ये कुछ अदर रिस्क हैं, जैसे ब्लड क्लॉट बन गया, ब्लड क्लॉट बन गया तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या ब्लड क्लॉट अगर लीवर किडनी में चला गया तो फिर थोड़े जान का खतरा भी बन सकता है। ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो बीपी डाउन हो जाएगा, तो भी जान का खतरा बन सकता है। हिप डिसलोकेट होना, पैरों का छोटा बड़ा होना, इम्प्लांट लूज होना मैंने बताया था, और जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे, जहाँ पे इंसीजन है, कट किया है, वहाँ पे इन्फेक्शन बैठ जाना। और ये इन्फेक्शन फिर अगर हो जाता है तो फिर उसको ओपन करके नॉर्मल सलाइन से धो करके फिर उसको कम से कम 2-4 महीने 6 महीने तक पेशेंट को रखेंगे। फिर उसके बाद जब इन्फेक्शन चला जाएगा, एंटीबायोटिक्स की डोज दे करके फिर उसके बाद इसको फिर से करेंगे। ये चीज़ें देखो मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बताना है, आपको जानना है, समझना है क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कॉम्प्लिकेशन हैं। इनको जानने के बाद अब आप सावधानी से चलोगे, क्योंकि इसके होता क्या है, पेशेंट सोचता है यार अब तो दर्द सही हो गया, थेरेपी हो जाने के बाद बहुत पेशेंट को आराम मिल जाता है, और आराम होने के बाद फिर वहीं से गलती होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बस आपका काम थेरेपी हो जाने के बाद वहीं से शुरू होता है कि अब आपको स्मूथली चलना है, बहुत ज़्यादा रनिंग, जंपिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करना है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं यहाँ ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है, ठीक है। अब किसी ने कोई चीज़ को सुधार दिया तो थोड़ा सा तो संभाल के चलो भाई, एवियन है, कोई जुकाम बुखार थोड़ा है। तो ये पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया पेन कम हो जाए, एक्सरसाइज प्रॉपर करो और बनाओ, आराम से चलो, ठीक है ना। ये बेसिक मोटिव होना चाहिए। ये एक हमारे सेकंड ग्रेड के पेशेंट का एवियन है, मतलब एक्सरे एमआरआई था। ये इनके देखो यहाँ पे स्पॉट है, इससे दिखता नहीं है फिर आप लोग को, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, ठीक है। अब जब इन्होंने 3 सीटिंग लिया सेकंड ग्रेड में, 1 साल में 3 सीटिंग लिया, और उसके 1 साल बाद फिर दोबारा ये एमआरआई रिपीट कराया है। अब इनके दोनों स्पॉट क्लियर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, मतलब कहीं कोई स्पॉट नहीं है। सेकंड ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड वाला 0 हो सकता है, थर्ड ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड तक आ सकता है, कई पेशेंटों को आया है। तो बस हिम्मत रखो और रेगुलर इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहो, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को स्पाइन में पेन है, बैक साइड में, ठीक है। कौन बता रहा था अभी आज सुबह ही बैक में पेन हो रहा है? तो बैक में पेन होने का कारण आप लोगों के केस में क्या है? आप लोगों का बैक नहीं खराब है, जब आप लोगों की लिंपिंग होती है तो ये जो पीछे ट्रांसवर्स प्रोसेस है इनमें फ्रिक्शन आने लगता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब चलते हैं तो इस पर फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन आने की वजह से फिर पेन होता है, बस इतना ही है। तभी अपनी जो एक्सरसाइज है जिसमें हम नौकासन, पर्वतासन ये सब बोलते हैं, वो इसीलिए मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इवन जो कप्स भी लग रहे हैं बैक पे भी लग रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर प्रॉब्लम तो हिप में, पीछे क्यों कर रहे हो भाई, है ना। इसका इफेक्ट हिप जॉइंट का बैक तक भी जाता है और नीचे घुटने तक भी जाता है। सब बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसलिए इसका दर्द बैक, ये कुछ हद तक मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके की गादी होती है, स्पंज टाइप का, ओके। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है, चेहरे में झुर्रियाँ आती हैं, वैसे गादी में भी झुर्रियाँ आती है, ठीक।
तो ये हो गया डीजेनरेटेड डिस्क। इसके बाद जो लोग भारी काम करते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग वाला काम करते हैं, जैसे मशीन उठाने वाला करते हैं, उन लोगों में इस तरह के बल्जेस निकल आते हैं। हैवी उठाने वाला क्या, घर में बाल्टी उठा लिया या फॉरवर्ड बेंडिंग झुक लिया तो भी ये बल्जेस आ जाते हैं, लोगों को सियाटिका हो जाता है ना, वो यही है, इसी की वजह से सियाटिका होता है। मल्टीपल लेवल पे बल्जेस आ जाते हैं तो नर्व कंप्रेशन की वजह से फिर पेन रेडिएट करता है नीचे की ओर, और सियाटिका वाले स्पाइन वाले पेशेंट बहुत जल्दी सही होते हैं, मगर वो कभी ध्यान नहीं देते, समझे। और वो तब हमारे पास आते हैं जब वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, और ऑपरेशन करवाने के बाद उनको फुट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि नर्व कटा तो पहले पैर का ये ऊपर उठा पाना है, जैसे ये उठ रहा है ना, ये उठेगा नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा, वो चलेगा फिर ऐसे उठा के चलेगा, पैर यूँ ऐसे ऐसे चलेगा, ये फुट ड्रॉप हो जाता है। तो स्पाइन के केस में ऑपरेशन से पहले, या आप लोग के भी केस में किसी भी ऑपरेशन से पहले पूरी कोशिश कर लो कि विदाउट ऑपरेटिव हम ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो लोग बल्ज का ध्यान नहीं रखते हैं फिर उनमें ये कार्टिलेज फट जाता है और ये फिर हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। फिर इसमें तो फिर ये डिस्क की बदली जाएगी और इसमें कील लगेगा और इम्प्लांट बड़ा लगेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग सब बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग के घर में अगर कोई ऐसा केस हो जिसके बल्ज है तो उसको बता देना। भुजंग आसन सबसे ज़रूरी है, पेट के बल लेट जाओ, दोनों हाथ साइड में लगाओ, ऊपर का आगे का पोर्शन उठा दो, बस, ठीक है। भुजंग आसन छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाओगे, ठीक है ना। रेगुलर करना है, काफ़ी हद तक कवर कर लो। कई बार ऐसा होगा कि जब आप कर लोगे पेन तो ठीक हो जाएगा, दोबारा फिर आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा फिर कर लो, क्या दिक्कत है, फ्री का ही तो है, ऑपरेशन से तो बचोगे ना, है ना। तो ये है थोड़ी सी चीज़। अब कुछ लोगों को नी में पेन होता है, ठीक है, घुटने में पेन लगभग सबको है। कितने लोगों को है भाई? हाँ, सबको पेन है, मतलब लगभग 25% 25% लोग दिख रहे हैं नी में पेन है ना। तो नी में पेन का कारण क्या है? देखो, ये तो है पेटेला, कटोरी, ओके, और ये आपके दो फीमर के कॉन्डाइल हैं साइड में, और ये नीचे वाले हैं दोनों, ठीक है। ये ऊपर की थाइस की मसल्स, ठीक। ये मसल्स के वीक होने की वजह से, या किसी किसी का पैर पतला भी हो जाता है, सूख जाता है, सूखने की वजह से इधर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये गादी थोड़ी सी घिसने लगती है, ठीक है। अगर आपको नी का पेन है तो नी पेन वाला एक्सरसाइज मेरे से ले लेना, कुछ दिन कर लोगे तो नी पेन चला जाता है। प्लस इसमें थाइज में आपको मिल्क की मसाज करनी है, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कोई भी दूध मिले उससे मसाज कर लो, ये मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है। प्लस नी वाली एक्सरसाइज कर लोगे, सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये पेन आपका चला जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, जो कि हो सकते हैं। ये अब हमारे पुराने पेशेंट हैं जिनको जो कि एवियन था, और काफ़ी हद तक इन्होंने वेट अपना कम किया, धीरे 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 कर दिया। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी वेट बढ़ने मत दो भाई, ठीक है। जिनका बढ़ रहा है ध्यान रखें खास तौर से। ये आकाश प्रज्ञा पाटिल यहीं पूना के ही हैं, है ना, पुराने पेशेंट जो लोग होंगे शायद जानते होंगे, तो इन्होंने भी काफ़ी वेट कम किया, बढ़िया चल रहा है, मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी यहीं पूना के ही थे, 85 kg से 68 kg किया। ये इन्होंने घर पे ही कर लिया अपने, वीडियोस देख देख के, सुन सुन के, डाइट वाइट फॉलो करके, ठीक है। ये इम्तियाज़ शेख जी थे हैदराबाद के, हैदराबाद वाले कौन कौन है भाई? हाँ, आप लोग है ना। इम्तियाज़ शेख जी हैदराबाद के, इन्होंने वेट अपना कम कर लिया 75 kg, 120 किलो से 75 kg, ठीक है, सिर्फ रॉ डाइट वाटर फास्टिंग फॉलो करके। कितना कम किया? ये हमारे कानपुर के ही पेशेंट थे, इनका भी वेट अच्छा खासा था, काफ़ी कम किया इन्होंने भी, 2 दिन, मतलब इनको लगे 6 महीने लगा। ये हमारी जर्मनी की पेशेंट थी, पहले देखो आंटी लग रही हैं, बाद में कितनी सही लग रही हैं, ठीक है। तो वेट कम करना है, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 4th ग्रेड के पेशेंट का एक्सरे है, ठीक है। ये आपके वारंगल कैंप के ही है, कानपुर आए थे हमारे पास, फिर वारंगल में भी सीटिंग लिया। देखो कितना ख़राब है, ठीक है। सेकंड, ये पहला सेट लिया इन्होंने 2/3/2023 का, ये वाला। फिर इसके बाद इन्होंने लिया 8/7/2023, फिर इसके बाद इन्होंने लिया 5/7/2024, 3 सेटिंग। अब इसमें क्या है, फीमर हेड काफ़ी हद तक हील कर गया है, मगर है अभी भी 4th ग्रेड, ठीक है। 4th ग्रेड का तो 4th ग्रेड में ही रहेगा, मगर हील कर गया है, तो अब उनको पेन नहीं है, चलने फिरने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, 4th ग्रेड MRI में इसलिए 4th ग्रेड दिखाता है क्योंकि अब कितना भी हम कर लें, वो गॉड गिफ्टेड जो राउंड होता है, परफेक्ट राउंड, वो वैसा नहीं बन सकता,
इसलिए वो एमआरआई में 4 ही दिखाएगा, मगर हील कर जाएगा। जैसे किसी का हाथ कट जाए या उंगली कट जाए तो देखोगे ना आगे स्किन बन जाती है, मगर काम चलता है उसका। तो अंदर ही अंदर इसमें अंदर अंदर हीलिंग हो जाएगी, आपका काम चलेगा। ठीक है, इस हिसाब एक्सरसाइज करोगे तो इस हिसाब से फीमर हेड एडजस्ट हो जाता है कि आपके लिए सारे मूवमेंट भी बने रहेंगे और आपकी सारी एक्टिविटीज़ बनी रहेगी, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है 1-2 साल लगता है मगर हो जाता है। चलिए, ये एक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान है एमपी में, वहाँ पे 36 चूहों पे प्रयोग किया गया। दिल और दिमाग में खून का थक्का है तो घबराइए नहीं, कुटकी औषधि घोल दीजिए। एक रिसर्च पेपर है इन लोगों का कुटकी को लेकर के। ठीक है, कुटकी एक मेडिसिन है। ठीक है, और ये कुटकी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने पुनर्नवाष्टक काढ़े में। ठीक है, आज से नहीं, बहुत ज़माने से यूज़ कर रहे हैं, पिछले पुराने में भी देखा होगा आपने, बताया है ना। तो ये कुटकी आपका जैसे ब्रेन स्ट्रोक मार जाता है लोगों को, है ना, और बहुत सारी सर्कुलेशन रिलेटेड बीमारियां हैं, उसको कवर करने में बहुत हद तक हेल्पफुल है। इसलिए इस काढ़े को कभी नहीं छोड़ना है, आप लोग को रेगुलर लेना है काढ़ा। ठीक है, काढ़ा करता क्या क्या है, एक तो ये ब्लड को साफ करता है, इंप्रूव द ब्लड कुटकी की वजह से। ठीक है, इट रिमूव द टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड एंड रिड्यूसेस द स्टिकी नेचर, खून के चिपचिपेपन को थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि कुटकी और चोपचीनी, चोपचीनी एक और इंग्रेडिएंट है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव लिवर फंक्शन, पुनर्नवा और कुटकी दोनों लिवर पे काम करते हैं, और किडनी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि पुनर्नवा पड़ा हुआ है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, पेट साफ रखेगा। ठीक है, इट इज़ बेस्ट एंटी डायबिटिक भी है। नीम, गिलोय, कुटकी पड़ा होने की वजह से ये जिन लोगों को शुगर है, आजकल यंग एज के लोगों को शुगर बहुत हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसको पियो, कोल्ड ड्रिंक ना पियो। कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से तो बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। ठीक है, एंड इट इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, क्योंकि नीम और गिलोय पड़ा हुआ है, यह आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। अभी मान लो डेंगू वेंगू चल रहा है इस समय, अगर मान लो डेंगू हुआ भी तो आपके प्लेटलेट काउंट को डाउन नहीं होने देगा ये, क्योंकि इसमें इसका चावल टाइप का बनता है, राइस, ये छोटा है। ये जवार थोड़ा मोटा होता है, गेहूं जैसा होता है, ये थोड़ा छोटा है। जवार की भी रोटी खा सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसके चावल टाइप के बना के खा सकते हो। ये बाजरा, ठीक है, ये जौ, ओके, इन सब चीज़ों को पहचान लो, ये भी बाजरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जितना मिलेट्स में आ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। गेहूँ आज के टाइम में बहुत पॉल्यूटेड हो गया है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ पड़ती हैं। वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी दवाइयाँ पड़ रही हैं, अपने इंडिया में तो पड़ी रही हैं, बाहर का तो पता नहीं, और अपने इंडिया से ही तो सब जगह जाता है ये भी तो है, बच्चों के कहाँ तक, क्या कर सकते हैं। चलो, अब ये कुछ डाइट चार्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। हाँ, डाइट चार्ट है ना, डाइट आपको हमेशा फॉलो करना है, हमेशा इन द सेंस, क्योंकि हड्डी रोग में कभी बढ़ सकता है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मान चलो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, नींबू हो गया, लेमन हो गया, अचार हो गया, इमली की चटनी हो गई, टोमेटो सॉस हो गया। ठीक है, खट्टी चीज़ें अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ें, कोल्ड, जैसे फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है, ठंडी, खट्टी और ऐसी चीज़ें जिनसे बॉडी का वेट बढ़ता है। ठीक है, सब्जी, 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बैंगन, भिंडी और कटहल, जैक फ्रूट, आप लोग शायद पनस बोलते हो, पनस बोलते हैं ना, जैक फ्रूट, इनसे वेट बढ़ता है। बाकी खा सकते हो, जैसे लौकी, तरोई, टिंडा, और जो भी आप लोग बोलते हो वो सब खा सकते हो, वो सब हल्की हैं, लाइट वेट। ठीक है, तो खान पान में यही सब्जियां खानी है, और गेहूं को सब्स्टिट्यूट करके आपको मिलेट्स वाले आपको रोटी रखनी है। गोभी, गोभी भी थोड़ा वेट बढ़ाती है ना, फूल गोभी ज़्यादा बढ़ाती है, फूल गोभी ज़्यादा वेट बढ़ाती है, पत्ता गोभी तो चलेगा। ठीक है, जिनका वेट कम है उनको इतनी टेंशन नहीं है, जिनका वेट ज़्यादा है उनको ज़्यादा टेंशन है। हाँ, ठीक है, तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आम बिल्कुल ना खाएं, मैंगो। अब तो चला गया मैंगो का सीज़न, ठीक है मगर जब था तब बहुत दर्द आता है। ठीक है, तो आम बिल्कुल ना खाएं, आम खाएंगे तो दर्द बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केला थोड़ा सा ठंडा होता है तासीर में, आपने देखा होगा जब कभी जुकाम है किसी को, उसी में केला अगर खिला दो तो जुकाम और बढ़ जाएगा, बिल्कुल जाम हो जाता है। तो केला ठंडी तासीर होने की वजह से हिप जॉइंट के पेन के लोगों के लिए दिक्कत है।
ठीक है। इससे बीमारी नहीं बढ़ती है मगर आपका दर्द बढ़ेगा। दर्द बढ़ेगा तो आपको टेंशन बढ़ेगा और दिमाग ज़्यादा खराब होगा। हिप तो खराब नहीं हुआ, दिमाग ज़्यादा खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लो। कभी भी पेन बढ़े तो एनालाइज करो कि क्या चीज़ गलत हुई है जिसकी वजह से पेन बढ़ा, ठीक है। अंगूर, खट्टे वाले अंगूर, उससे पेन बढ़ सकता है, ठीक है। अमरूद, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुआवा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेरू, पेरू, पेरू। हाँ, यहाँ तो पेरू बहुत अच्छा मिलता है ना। तो पेरू थोड़ा सा अवॉइड करना है। फलों का रस लेना है मगर ठंडा फ्रिज में रखा हुआ नहीं लेना है। पहली बात तो फ्रिज रस को रखा ही नहीं जाता, कोई भी जूस हो रखा ही नहीं जाता। बट आजकल वो टेट्रा पैक वाले जो जूसेस आ रहे हैं ना, वो तो जूस है ही नहीं, और ना ही अपने बच्चों को पिलाओ, कोई मतलब नहीं बनता उसका। टेट्रा पैक वाला कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है करेला, बैंगन, आलू, टमाटर। देखो करेला नंबर 1 पे लिख रखा है क्योंकि स्ट्रिक्ट पेन बढ़ता है, इमीडिएटली पेन बढ़ता है करेला खाने से, ठीक है। करेला नहीं लेना। इस तरफ के जितने भी पॉइंट की चीज़ें हैं ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। इधर के फिर भी चल जाएंगे, ठीक है। इधर के बिल्कुल नंबर 1 पे करेला नहीं। बैंगन, आलू, टमाटर चलेगा, कम रखो उसको, ठीक है। कद्दू, गोभी, भिंडी, ये सब चीज़ें थोड़ा वेट बढ़ाने वाली, ठीक है। तो वेट के लिहाज से भी जरूरी है कि आपको आगे वेट नहीं बढ़ने देना है, तो इनको थोड़ा कम खाओ, हफ्ते में 1 दिन खा लो, ठीक है। थोड़ा इनकी फ्रीक्वेंसी कम रखो। टमाटर का सूप, ठीक है। टोमेटो सॉस, इमली की चटनी, या जितने भी टमाटर के प्रोडक्ट, इवन सब्जियों में भी टमाटर थोड़ा सा अवॉइड करो। तेलुगु वालों को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाँ, ठीक ठीक, चलो। हरी मटर, ग्रीन पी, ग्रीन पी से इमीडिएटली पेन बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको अवॉइड करना है। चावल नहीं खाना है मगर दोपहर में गर्म वाला खा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। राइस को थोड़ा अवॉइड करो। जिनका वेट बढ़ा है तो वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, चावल तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, ठीक। चने की दाल, ये इमीडिएट पेन बढ़ाती है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। राजमा, लोबिया नहीं खाना है, या कभी कभी खा लोगे चलेगा, ठीक है। ये सब लॉन्ग टर्म डाइट रिलेटेड इश्यूज हैं, ये 12 पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठंडा मीठा फ्रिज में रखा हुआ कुछ भी नहीं लेना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। फिश ले सकते हैं, जो लोग फिश खाते हैं फिश ले सकते हैं, मगर फिश में भी कोशिश करो नेचुरल फिश हो। मतलब ये आजकल पॉन्ड में पली हुई वाली जो फिशेस खाते हैं ना, वो सब मांगुर मछली जो होता है, वो तो गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है, उसको सब यही चिकन खिला देते हैं ये लोग, और वो चिकन से फिर स्टेरॉइड आपकी बॉडी में आता है। चिकन तो बिल्कुल खाओ ही मत, चिकन में सब वही इंजेक्शन लग रहा है, एंटीबायोटिक्स बहुत लग रहे हैं चिकन को। जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, तो बहुत एंटीबायोटिक्स लगते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स लगते हैं, वो आपकी बॉडी में आता है। तो यहाँ का चिकन तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करो। नेचुरल वाला, देसी वाला मिल जाता है तो चल जाता है, ठीक है। ये नेचुरल फिश मिल जाती है, इवन सी फूड चल जाता है। मगर मुझे किसी पेशेंट ने बताया, केरला के पेशेंट, कि सी फूड में भी मिक्सिंग कर रहे हैं वो लोग। अब पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है। लगाने को तो आजकल कोकोनट में भी इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच नहीं पा रहा आदमी, और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए आज हर दूसरे तीसरे घर में यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है एवियन का, है ना। यही सब कारण है। फिश ले सकते हैं। अब ये आगे देखो, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भैया आपको और अपने बच्चों को बचाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड कैंसर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही है ना। तो थोड़ा अवॉइड करो। हम लोग की जनरेशन ने तो इतना पिज़्ज़ा नहीं खाया, मगर आगे की जनरेशन बड़ी ख़राब है, ठीक है। चलिए, ठंडा दही, कड़ी चावल नहीं खाना है। कड़ी चावल से पेन बढ़ेगा। ठंडी चीज़ें, कई बार तो लोग ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ दही एकदम इमीडिएटली खा लेते हैं। पहले दही को नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाने दो, फिर ले लो, फिर भी चलेगा, ठीक है। ये सब चलेगा, ठीक है। बस ये 12 पॉइंट है भाई, बस इतना ही करना है, इतना ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम, है ना। बाबा रामदेव का नहीं है, हालांकि वो तो महर्षि पतंजलि का है। अनुलोम विलोम तो सरकारी सब कुछ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, नाक बंद करना है, कैसे खींचना है, डालना है, दूसरी तरफ खींचना है, पहली तरफ, बस बैठे बैठे आप लोग एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि गेहूं अवॉइड करना है। क्यों? ये जो गेहूं जो जाता है, हम लोग जो आटा, चावल, आटा, रोटी खा रहे हैं, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए जो माइक्रो बढ़ा देता है। बढ़ाने की वजह से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन
और ये वजह से बॉडी में पैथोजेंस मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, और जब वो अंदर जा रहे हैं तो जाके उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने लगता है, और लड़ने की वजह से जो है ऑटो इम्यून डिसीजेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग भी शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो कि ये उनकी भी एक रिसर्च है, बट हाँ पॉइंट की बात तो है जो आप लोगों से हमने शेयर किया। इसीलिए गेहूँ मना, काफ़ी सारे लोग मना कर रहे हैं गेहूँ, आपने सब देखा होगा आजकल। ग्लूटेन प्रोटीन तो खैर है ही है, बट उससे ज़्यादा उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं, दवाइयाँ बहुत हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत हैं, और वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट लेवल सडन शूट अप करता है जब हम उसकी रोटी खाते हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही जौ बाजरा का होता है, उसमें फाइबर बहुत होता है, तो फाइबर एक तो अपना पेट भी साफ रखता है और उसका कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए वो ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो करो, ये सारे लोग अब बता रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अनुलोम विलोम देखो सभी लोग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑटोइम्यून डिसीज़ के हिसाब से भी। दूध में दही, हल्दी और गुड़ डाल करके लेना है, हल्दी और गुड़। हल्दी तो वैसे आप लोग को हम टैबलेट भी दे ही रहे हैं, करक्यूमिन जो है वो हल्दी ही है। हल्दी क्या करता है, स्वेलिंग को कम करता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो जॉइंट में सूजन आ रखी है उसको कम करेगा। जिसके एडिमा आ रखा है, एमआरआई में एडिमा भी कुछ लोगों के लिखा हुआ है, एवियन नहीं है मगर एडिमा है, सूजन है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है हल्दी। और गुड़, गुड़ में तो अपना आयरन तो है ही है, खूब है, ठीक है। गुड़ तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया ना वो शुगर के चक्कर में, तो शुगर नहीं लेना है, गुड़ ज़्यादा लेना है, ठीक। अलसी सुबह शाम एक एक चम्मच जरूर लें, अलसी आपकी जॉइंट में कार्टिलेज बनाने के काम आती है, तो जो जिन लोगों की कार्टिलेज खास तौर से सूख रही है तो अलसी आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड, अलसी, अलसी फ्लैक्स सीड इंग्लिश में बोलते हैं, शायद तीसी बोलते हैं आप लोग, क्या तीसी, तीसी। अलसी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, कुछ पता है? जबस, जबस बोलते हैं, ठीक है। और महुआ के पुए बनाकर खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महुआ अभी, हाँ ये है मेरे पास, ये महुआ के, ये हमारे उधर साइड में मिलता है, यूपी में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, और शायद महाराष्ट्र में भी मिलता है, ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। इससे लोग देसी दारू बनाते हैं, अल्कोहल, ठीक है, हाँ, मगर अल्कोहल आपको नहीं बनाना है, आपको इसके पूड़ी पुए बनाने हैं, बता रहा हूँ। इसको पानी में डालो, पानी में दे दो, पानी में डाल के सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा भूंज लो, मस्टर्ड ऑयल उधर दिखा दो, मस्टर्ड ऑयल में भूंज लो, और मस्टर्ड ऑयल में भूंज करके फिर आटे के साथ मिक्स करके, जैसे पूड़ी होती है वैसे पुआ होता है, छोटा होता है, मीठा होता है, बस वो बना के आपको भी खाना है, अपने घर परिवार के सभी लोगों को, जो भी है। जौ बाजरा मिला लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ, आजकल तो रागी जौ बाजरे के ही, जौ के आटे का पिज्जा तक को बन रहा है, समझे। रागी का लोग एप्पे बना के, डोसा बना के, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो मतलब आपको इंटरेस्ट ढूंढना है। मिक्स मल्टीग्रेन लोग आटा खाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप अलग अलग सेपरेट भी खा सकते हो, और हर एक का स्वाद लो, पूरा इंटरेस्ट लो खाने में, बहुत अच्छा स्वाद है। आजकल क्या है, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। अरे तुम पनीर से या नॉनवेज से कोई भी अच्छी डिश बना लोगे तो कौन सी बड़ी कलाकारी है भाई। कलाकारी तो उसमें है जब आप सिंपल चीज़ से कोई अच्छी चीज़ बना लो, है महुए को, हाँ उसका पूड़ी बन जाएगा, उसको पुआ बन जाएगा, पुआ, हाँ मीठा पुआ, ठीक है। उसको आप डिब्बे में भन के रख लो, गुड़ कुछ नहीं मिक्स करना, खुद मीठा होता है ये मीठा होता है ना। तो बस उसको रख लो, रोज़ अपना एक दो तो खाते रहो, अपना खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, घर के बूढ़े बुजुर्गों को भी खिलाओ। एक बार बनाया तो 10 से 15 दिन चल जाता है, ख़राब नहीं होता जल्दी वो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया नॉर्मल डाइट चार्ट जो आप सभी लोगों को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, खास तौर से जिन लोगों को स्टेरॉइड खाने की वजह से एवियन हुआ है उनके लिए, ठीक है, कोविड में या जिस भी चीज़ के लिए खाया, ये है रॉ डाइट चार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मीन्स कच्चा, ठीक है। आप लोगों को 1 महीने के लिए रॉ डाइट फॉलो करना है, और कर लो। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, देख लेते, कठिन है बहुत, इतना ईजी नहीं है, मगर उसके बाद वो साल तक हो जाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, मगर रॉ डाइट कर नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए कर लो भाई, ठीक है। पुराने पेशेंट इधर उधर देख रहे हैं, मेरे के लिए तो नहीं कह रहे हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो जब शोल्डर में जाता है ना फिर थोड़ा दिक्कत करता है, जितना जल्दी फॉलो कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। आपको 1 महीने के लिए
कोशिश करना है सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड खाना है, एकदम से नहीं एडजस्ट होगा। कोशिश करो कि सुबह ब्रेकफास्ट और लंच में रॉ फूड खा लो और डिनर में कुक्ड खा लो। डिनर में जो नॉर्मल खाते हो खाना घर में मिलता वो खा लो, और सुबह जो है अपना फ्रूट्स खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिया, कच्ची वेजिटेबल्स खीरा वीरा खा लिया। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। 10-15 दिन तक इतनी हैबिट डाल लो कि सुबह कच्चा खा लेंगे, शाम को पका हुआ खा लेंगे खाना। फिर जब देखें बॉडी एडजस्ट हो गई है, 1 महीने के लिए पूरा रॉ डाइट खा लो। 1 महीना पूरा कच्चा ही खाना है, कुछ भी पका नहीं खाना। जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए तो अच्छा है ही है, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वेट कम है ऑलरेडी, घबराओ नहीं, जैसे ही नॉर्मल डाइट में आओगे तुरंत वेट आ जाएगा, तुरंत वेट आता है। वेट एक्चुअली क्या होता है ना, सेल्स में मेमोरी बन जाती है। आप वेट कम कर लोगे ठीक है, जैसे ही खाना शुरू करोगे वो कहेगा नहीं तुरंत वापस हमें वही वॉल्यूम अचीव करना है। ठीक है, तो वेट के मामले में बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लोग जल्दी सोचते हैं कि यार कुछ खा लें ऐसा कि वेट कम हो जाए। कुछ खाने से नहीं वेट कम होता है, कुछ ना खाने से वेट कम होता है, और ऐसा खाएं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम। और ये वेट के मामले में तो लंबी लड़ाई है, आपको अपनी लाइफ को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेट कम करने के लिए आपको 5 साल 10 साल तक कम 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 करते जाओगे तभी वेट कम रहेगा। ठीक है, तो खैर चलो, रॉ डाइट जो बता रहा था, 1 महीने आपको रॉ डाइट फॉलो करना है। ये एक डेमो हमने चार्ट बना दिया है, ये थोड़ा सा देख लो। जैसे सुबह उठे, खाली पेट आधा इंच अदरक और 2 कली लहसुन आपने ले लिया। ठीक है, ये कर ले तो ठीक, नहीं कर पाते तो थोड़ा सा चेंज कर ले। इसकी जगह आप नीम के पत्ते भी ले सकते हो और कड़ी पत्ता भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा भी चलेगा। सुबह सभी प्रकार के अंकुरित अनाज जैसे मूंग, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली सभी कुछ ले सकते हो। काले चने छोड़ करके कुछ भी इसमें से जो लिखा हुआ है कोई भी एक चीज़ स्प्राउटेड करके ले लो, स्प्राउटेड फूड। ये खा लोगे अगर जैसे 8 बजे के आसपास, तब भी आपको भूख नहीं लगेगी। मगर फिर भी हमने 9 बजे बता दिया है। सभी प्रकार की कच्ची हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे गाजर है, खीरा है, सलजम, ब्रोकली, प्याज, बंद गोभी, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। वेट कम करना है तो खीरा सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, खीरा सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि खीरे में एनर्जी है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, और उसको पचाने में ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। तो खीरे पे ही एकदम से टूट पड़ो, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की सब्जियां आपने 9 बजे ले ली। 12 बजे सभी प्रकार के फल से ले सकते हैं, जैसे सेब, अनार, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, कुछ भी ले सकते हैं। केला और आम नहीं लेना, ये तो हमने पहले ही मना कर रखा है। ठीक, अब ये जो लोग वर्किंग है, जॉब में जा रहे हैं, तो ये आप अपने पियोन से मंगा सकते हो ना, सेब, अनार, अंगूर, अमरूद कुछ भी मंगा सकते हो। घर से लंच मत लेके जाना, ठीक है, और ये उससे मंगा करके वहीं काट पीट के खा लेना, उसको हो जाएगा। सुबह अपने घर में मैडम से बोल देना ये स्प्राउट रात को करके दे देंगी, वो भी खा लोगे। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हम तो ड्यूटी जाते हैं, कैसे हम रॉ डाइट करें। इतना तो कर सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। फिर 12 बजे आपने सभी प्रकार के फल ले लिए, और इसके बाद 2 बजे अपने ऑफिस में या अपने बैग में रखो, ड्राई फ्रूट्स रख लो अगर भूख लग रही है तो। ठीक है, बादाम, अंजीर, अखरोट, किशमिश, मखाना, मूंगफली थोड़ी कम मात्रा में, ड्राई खुमानी कुछ भी ले लो, काजू थोड़ा नहीं लेना, बाकी सब चीज़ें ले सकते हो। ठीक, इतना भी हो जाएगा। फिर 6 बजे सभी प्रकार की जो सब्जियां पहले मेंशन कर रखी थी वो यहाँ 9 बजे रिपीट करना है। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रॉ डाइट का, तो शाम को आप अपना घर में कुक फूड ले सकते हो। अगर आप पुराने हो गए हैं तो फिर आप सभी प्रकार की सब्जियों को फिर रिपीट करेंगे यहाँ पे, और 9 बजे सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को फिर रिपीट करेंगे जो 2 बजे हमने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, ये रॉ डाइट कर लो, हर हाल में कर लो। इससे होगा क्या, सबसे बड़ी बात तो ये कि होगा क्या इससे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वेट तो कम हो गई, बॉडी में जो फैट है, बहुत फैट है, हेलो, बॉडी में बहुत फैट है, और इतना फैट है कि आपकी नसों के अंदर अंदर तक है। ठीक है, हम लोग तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। आपने देखा ना, जब बकरा कटता है तो उसके अंदर कितना फैट निकलता है, वाइट 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 वाइट, वो तो बहुत बेचारा भूसा खा रहा है। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, तो हम लोग के अंदर भी बहुत फैट है। तो फैट थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, इससे फैट थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। आपको खुद तो वेट कम होगा, 5-6 किलो जो भी कुछ कम होगा, अब बॉडी का पूरा फैट लूज़ हो जाएगा। इसको करने के बाद कुछ दिन नॉर्मल डाइट ले लेंगे, और नॉर्मल डाइट लेने के बाद फिर आप आ जाएंगे वाटर फास्टिंग पे। वाटर फास्टिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। कितने दिन के लिए, पहले 1 दिन 2 दिन करके देखो, और फिर सही लगे तो
5 दिन तक मैक्सिमम किया जाता है। कोई दवा नहीं चलेगी, हमारी भी दवा नहीं चलेगी, कुछ नहीं हो सकता। ये जिन लोगों को बीपी शुगर की दवा चल रही है वो लोग नहीं करेंगे, जिन लोगों की एज ज़्यादा है वो लोग भी नहीं करेंगे, जो लोग यंग हैं, हिम्मत है, ताकत है, बस वही करेंगे वाटर फास्टिंग, सभी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिन तो कर ही सकते हो, भगवान के नाम से एक दिन तो छोड़ ही सकते हैं ना, सोमवार मंगलवार कोई भी दिन आपको जो पसंद हो, एक दिन ऐसा करना कि सर आज हम व्रत रहेंगे, पानी पियेंगे बस और कुछ नहीं। कोई भी दिन मान लो, मंगलवार का मानते हो तो मंगलवार कर लो, अगर ठीक लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो छोड़ देना। ठीक है, दोबारा फिर ट्राई करना। ठीक है, 2 दिन की हैबिट हो जाए, 3 दिन की हैबिट हो जाए, करते करते कोशिश करो 5 दिन हो जाए। जब आप करोगे तो आपका थोड़ा सा मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है, एक दिन जब कुछ खाओगे नहीं तो जाहिर सी बात है मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है, इवन चौथे 5वें दिन तक पहुँचे तो हो सकता है लैट्रिन का रंग काला भी आने लगे। ठीक है, होता क्या है जब हम लोग कुछ खाते नहीं है तो बॉडी खुद से डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वो ही बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अरे गया गया गया, चलो चलो, वो भी आया अपने काम से आया, चला जाए। ठीक है, ठीक है, तो 1 हफ्ते का करने की कोशिश करो, नहीं तो 5 दिन भी कर लेते हो तब भी ठीक है। इतने में बहुत बहुत हद तक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। हमने जो देखा है अपने पेशेंट्स में, जिन लोगों ने 1 राउंड भी ले लिया तो उन लोगों के शोल्डर में एवियन जाने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट हमारे कॉन्टैक्ट में है 1 साल से है, सब कुछ है, हिप जॉइंट तो चलो ठीक चल रहा है, साल 2 साल बाद पता चला शोल्डर में आ गया, तब पेशेंट को टेंशन होता है। हमने कहा हम तो हम बोलते भैया हमने तुमसे कहा था ना वाटर फास्टिंग फॉलो करो, कहता हाँ सर नहीं किया, सोचते रह गए। तो इसलिए सोचो नहीं, जितना जल्द से जल्द कोशिश करो। एफर्ट्स कई बार फेल होंगे, कई बार फेल होंगे, चलेगा। जैसे चींटी है ना, ऊपर चढ़ती है, कई बार गिरती है नीचे, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, बस आपको भी बस वैसे ही करना है। हाँ, जान का खतरा नहीं होने देना है। ठीक है, लगे कि नहीं हो पा रहा है छोड़ दो। ठीक है, बीपी जिनका ज़्यादा है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, शुगर जिनकी ज़्यादा है वो अवॉइड करें, एज जिनके 55 साल से ज़्यादा है वो थोड़ा अवॉइड करें। ठीक, ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो छोड़ दो। थायराइड वाले कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और रॉ डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो फल सब्जियां जो आप कच्ची खाओगे उसको अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि उसमें कीड़े वीड़े अंडे वंडे होते हैं, वो साफ़ करना है। ठीक है, स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, क्योंकि बीजे जो होते हैं, जितने भी फ्रूट्स के बीजे होते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। वो जब ज़्यादा फ्रूट्स खाओगे तो जाहिर सी बात है बीज भी जाएंगे तो फिर स्टोन भी होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के स्टोन तब भी नहीं होता, और जिसके होना होता है तो कुछ ना भी खाए तब भी हो जाता है। बट फिर भी एक पॉइंट तो है, अगर कुछ स्टोन अगर की वाली बात होती है तो घबराना नहीं है। अपने आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हिमालय की चलती है, सिस्टोन फोर्ट सिरप, सिस्टोन फोर्ट टैबलेट, है ना, और तुम्हारा एमिल कंपनी का आता है नीरी सिरप, नीरी टैबलेट, ये दवाइयाँ स्टोन निकाल देती हैं। 12 mm तक के भी स्टोन होंगे चले जाएंगे, लग के पीना पड़ेगा, 2-4-6 महीना पीना पड़ेगा, चले जाते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए फल सब्जियों को थोड़ा सा स्टीम कर लो, स्टीम करके ले लो, चलेगा। ठीक है, और जब वाटर फास्टिंग करोगे थोड़ा बीपी शुगर मॉनिटर करते रहना अपना। क्या 6 महीने में 1 बार। ठीक है, पहले तो 1 बार करो, जो 1 बार कर लेता है तो वो दोबारा भी कर लेता है। नहीं, उसको 2 महीने बाद फिर करना है। जैसे आपसे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है 1 बार में, तो उसको अगर 1 ही दिन किया है तब तो फिर अगले महीने दोबारा ट्राई करो, 2 दिन कर लिया है, 3 दिन कर लिया तो दूसरे महीने बाद ट्राई कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, जूस वूस कुछ नहीं लेना है, कोकोनट वोकोनट भी नहीं लेना है, कुछ नारियल पानी लेते हैं। एक्चुअली वाटर फास्टिंग को जब ब्रेक करोगे तो नारियल पानी से ही ब्रेक करोगे। वाटर फास्टिंग के बाद इमीडिएटली रोटी खा लोगे तो वॉमिट हो जाएगा। ठीक है, पहले नारियल पानी पियोगे, फिर फ्रूट जूस ले लोगे, फिर दाल का पानी, फिर दलिया, फिर खिचड़ी, ऐसे करते 2 दिन लगेंगे। अगर सही से 5 दिन आपने वाटर फास्टिंग कर लिया है तो 5 दिन कंटिन्यूसली करना है। नहीं, अगर 5 दिन कर लिया फिर 2 महीने के बाद जरूरत नहीं है, फिर तो 6 महीने बाद है। हाँ, 1-2 राउंड भी कर लिया आपने, साल के 2 बार भी कर लिया तब भी बहुत अच्छा। अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से करना है, जैसा आपकी बॉडी बोले उस हिसाब से करना है। नहीं, पानी खूब जितना मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
क्या चीज? दूध दूध नॉर्मल लेना है, नॉर्मल नॉर्मल दूध लेना है। नहीं कच्चा नहीं है, पका करके, दूध पका करके ही लेना चाहिए, कच्चा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में इटसेल्फ बहुत इन्फेक्शन होता है। अपने इंडिया एक्चुअली ये ऐसा टेम्परेचर है ना, इसका बड़ा हेल्दी टेम्परेचर है, अगर दूध को कच्चा लोगे तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, जिनके थाई पैर पतले हो रहे हैं उनको जो है दूध से मालिश करनी है, ठीक है। कच्चा दूध चलेगा, मालिश में कच्चा दूध चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पैर पतले हो रहे हैं उन लोगों को करना है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत नहीं रगड़ना है। हाँ, मालिश में थोड़ा ध्यान रखो, जो आपके जो रोए हैं, बाल हैं, उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। अनुलोम बोलते हैं, आयुर्वेद में बोला गया है अनुलोम, नॉट विलोम, अनुलोम, उसी डायरेक्शन में लेना है। उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा। घर पे कभी कभी देखा होगा ना, मालिश वाले लोग आते हैं, कस के रगड़ते हैं उल्टा सीधा, जो गड़बड़ हो जाता है, दर्द वर्द बढ़ जाता है। यही पॉइंट है, हमेशा आयुर्वेद में बोला गया अनुलोम करना है, क्योंकि आपकी मसल्स भी उसी हिसाब से बनी है, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बस मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था, डाइट चार्ट, रॉ डाइट एंड वाटर फास्टिंग के बारे में, ठीक है। काफ़ी कुछ, कोई डाउट हो किसी तरह का तो बताओ, नहीं तो कुछ मैं बता देता हूँ आपको दवाइयाँ कैसे खानी है। आ जाओ इधर, ये ले आओ उधर। काफ़ी तो आप लोगों को बता दिया है। ये दवाई नंबर 1 पे सबसे पहले दी है, जो नए पेशेंट है खासतौर से उनको, ठीक है। ये गोल्ड प्रिपरेशन है, ये आपके खासतौर से नर्व कंडक्शन पे काम करता है। कैसे नर्व कंडक्शन पे काम करता है, पॉइंट ये आता है ना। होता क्या है, जब आपको दर्द हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, ये नर्व्स क्या करती हैं, दबती हैं। दबने की वजह से उसमें इम्पल्स प्रॉपर नहीं जाता, तो आपको पेन फील होता है। तो ये गोल्ड जो है, ये नर्व कंप्रेशन होने के बावजूद भी नर्व कंडक्शन होते रहने देता है, इसका काम ये है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक ये आपको देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है ये मेडिसिन, ठीक है, करक्यूमिन, ये सबको मिला है। एक एक गोली सुबह शाम लेना है आपको, ठीक है। न्यूरोकैल हर्बल कैल्शियम है अपना, ठीक है। एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना है, दोनों टाइम, खाना खाने के बाद ले सकते हो। हर्बल कैल्शियम, हाँ, ठीक है। ये न्यूरो जॉइंट किया है, ठीक है। इसमें शलाकी पड़ा हुआ है, इस स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। शलाकी एक तरीके से हर्बल पेन किलर मान सकते हैं, नॉट लाइक दैट ऑफ द एलोपैथिक पेन किलर डिक्लोफिनेक और उसकी तरह नहीं है ये, कि आज खाया और दर्द कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको 15 दिन खाओगे तब जाके कहोगे हाँ कुछ कम है, ऐसा। फिर उसके बाद थोड़ा और खाओगे, कहोगे हाँ कुछ और कम है ना। ऐसे समझ में आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हो गया। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट अपना पुनर्नवाष्टक काढ़ा। ये मार्केट में कहीं नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो मुझे बनाना पड़ा। और पुनर्नवादी के नाम से मिलता है, पुनर्नवा काढ़ा मिलता है, बट ये पुनर्नवाष्टक नहीं है। पुनर्नवाष्टक में जो मैंने 8 इंग्रेडिएंट लिख भी दिए हैं सामने आपके, ठीक है। ये 8 इंग्रेडिएंट प्लस एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि आपके जॉइंट पेन के हिसाब से बने हुए हैं। तो ये मुझे बनवाना पड़ा, तो इसको आप कभी भी मत छोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अपना भी पियो, अपने घर परिवार के सभी लोगों को पिलाओ। वेट भी कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है। तो नॉर्मल चाय पीने की जगह अगर आप ये पी लोगे तो इसको कोई बुराई नहीं। वैसे तो देखो कभी भी पी लो, जैसे खाना आप कभी भी खाते हो ना जब भूख लगती है, तो ये सारी मेडिसिन कोई वैसी नहीं है कि सॉल्ट हैं जो हम खाने के बाद ले लें या वैसे ले, बस एक इसमें है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी सारे न्यूट्रासिटिकल्स में आते हैं, ये भी कह सकते हो, है ना। जैसे हल्दी है, अभी तो खाने में खाते चले आ रहे हैं ना, बचपन से खाते चले आ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट हुआ क्या उससे आज तक? कुछ नहीं साइड इफेक्ट, वो तो बनी ही खाने के लिए, कहाँ से साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए हम खाली पेट इसलिए बोल देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके स्वाद की वजह से उल्टी हो जाती है, वॉमिट हो जाता है, ठीक है। और पेट में खाना होगा, पता चला सब बाहर निकाल दिया। तो खाली पेट रहेगा तो कुछ नहीं निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी इसकी, फिर इतना वो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं आप, कभी भी ले सकते हैं। अपना 2 टाइम सेट कर लो, सुबह उठे जैसे चाय पीते हैं तो ये ले लिया, शाम को ऑफिस से आए या रात को खाना ना खाने के बाद जैसे कुछ लोग चाय लेते हैं या शाम को लेते हैं, तो उसकी जगह ये ले लिया, बस। डाल सकते हो, हालांकि इसमें पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है इसमें, डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग घरों में भी थोड़ा कोशिश करो कि जो हम लोग हल्दी यूज़ करते हैं, कच्ची हल्दी यूज़ करें। घर में एल्युमिनियम फॉइल्स हटा दो, बच्चों के टिफ़िन से एल्युमिनियम फॉइल्स हटा दो, उसकी जगह सिंपल सूती कपड़ा या पेपर रख लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नॉन स्टिक के कुकवेयर्स हटा दो,
ठीक है। नमक, ये जो कंपनी वाला जो नमक दे रहे हैं आजकल, जो फ्री फ्लोर वाला दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल डाल के उसको फ्री फ्लोर बनाया गया है। नमक का नेचर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। आप खुला छोड़ दो नमक तो पानी एब्जॉर्व कर लेगा, मगर आजकल के नमक को खुला छोड़ दो नहीं एब्जॉर्व करेगा, वो ऐसे ही बना रहेगा। तो उसको ऊपर केमिकल की कोटिंग एक तरीके से कर रखी है, वो जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, पिंक सॉल्ट ले लो, आयोडीन नमक के या आयोडाइज नमक का कह करके बहुत ज़्यादा बीमारियों को वापस कर दिया। अगर आपको आयोडीन चाहिए, पिंक सॉल्ट लो, पिंक सॉल्ट लो, खूब आयोडीन, मिनरल्स, केमिकल्स, बहुत सारी मतलब नेचुरल। सेंधा नमक वही पिंक सॉल्ट। देखो सभी नमक इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आप समुद्री नमक नहीं लोगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। सभी तरह के नमक इंपॉर्टेंट है, सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के वेजिटेबल्स, सब कुछ खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल बनाई भगवान ने इसी चीज़ के लिए, है ना। नींबू नहीं, नींबू खट्टा है, उसकी जगह आंवला ले सकते हो। ठीक है। और ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उसको थोड़ा सा कम करें। अपने इंडिया में तो घर की जो लेडीज़ हैं वो ख़राब भी हो जाता है, उसके बाद भी घिस घिस के उसमें चलाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ख़राब घिस जाए, नॉन स्टिक उसकी हटने लगे तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है। और नॉन स्टिक हो गया, और अपना जैसे नमक हो गया, और चीनी की जगह गुड़ या आजकल ब्राउन शुगर भी आ रहा है। ठीक है, उसको यूज़ करो। मतलब जितना आप नेचुरलिटी की तरफ चलो। अब दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन कि सर हम ही लोग क्यों करें, सभी लोग खा रहे हैं, हम क्यों खाएं, है ना। मगर सभी को अलग अलग तरह की बीमारी होती है। कोई एवियन हो गया किसी को, किसी का लिवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है ना। अपनी अपनी किस्मत है, मगर दिक्कतें तो सबको है। इस समय मेडिकल हब बना हुआ है, पुणे इज़ ऑल्सो मेडिकल हब, मुंबई तो मेडिकल हब है ही है। सभी मतलब हमारे कानपुर को भी मेडिकल हब बोला जाता है अपने अपने क्षेत्र में। तो यार क्यों हब बनाना है यार किसी चीज़ को, कोई अच्छी चीज़ थोड़ा ना है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ थोड़ा ना है ना। कोशिश करना है कि हमें उस दरवाजे तक जाना ही ना पड़े। अगर किसी बीमारी के लिए जाना पड़ता है तो बहुत लास्ट में ही जाना पड़े, नेचुरल चीज़ों से ही ठीक हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। हाँ, किसी को स्किन डिसीज़ वाले कुछ लोग हमको मिले थे, खुजली उजली के लिए दवा वाले, है ना। तो ये क्यूटीसोरा टैबलेट और क्यूटीसोरा ऑयल, ये नेचुरल हर्बल है, हर जगह मिलती है, वासु कंपनी की है, अच्छी दवा है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की, ठीक है, जिनके मेडिकल स्टोर है भैया वो लोग ज़रूर रख लो अपने पास, यही दिया करो उन लोगों को। ठीक है, 2 है मेडिकल स्टोर वाले, चरक कंपनी की आती है। ठीक है, आपको हमेशा दुआएं देगा, बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिबाउंड एसिडिटी नहीं होती, दोबारा पलट के एसिडिटी नहीं होती। ठीक है। पेट साफ करने के लिए ये एलपी पाउडर लैक्सेटिव है, पेट साफ करता है, मगर इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कोशिश करो कि अपना ये गेहूँ, जौ और आटे से ही आपका पेट साफ रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ये जिन लोगों को पेन है तो वो ये ऑयल ले सकते हैं। जैसे कहीं अचानक से पेन बढ़ जाए तो क्या करेंगे, इस ऑयल को आप एक बाउल पे, स्टील के बाउल में निकाल लो, कटोरी में थोड़ा नमक डाल दो। ठीक है, घोल करके उस जगह गरम करके उसको उस जगह लगाना है। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, एक जैसे नमकदानी होती है ना, नमक जिसमें रखते हैं सॉल्ट, उसमें अजवाइन और सेंधा नमक, ये 2 चीज़ें पीस के रख दो। ठीक है, और ऐसे जॉइंट में लगाया। ठीक है, और ऊपर से वो हॉट वाटर बैग आता है, उससे सिकाई कर लिया, इमीडिएटली पेन कम हो जाता है। पेन किलर से भी अच्छा पेन कम होता है उससे, ट्राई करके देखो उसको। ठीक है, कभी भी पेन हो तो। ये तो मैंने सैंपल के फॉर्म में दिखाया, इसमें अजवाइन सेंधा नमक थोड़ा ना है, ये तो लैक्सेटिव पाउडर है। लग जाएगी किसी के, ये तो पेट साफ करने वाला पाउडर है। ठीक है, बस ये, हाँ, कुछ पेशेंट अभी आपकी बार में नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, टाइटनेस रहती है ना, तो उसके लिए ये मैंने स्ट्रेस रिलीफ ऑयल बनाया है। इसको क्या करना है, घर पे हल्दी होती ना, हल्दी, इसको थोड़ा ऑयल निकाल लेना, अच्छे से शेक कर लेना, हल्दी के साथ मिक्स करके पेंट बना लो। वो पेंट मतलब कर देना है, जिस भी जगह पे ज़्यादा स्टिफनेस या टाइटनेस आ रहा है वहाँ पे पेंट कर देना ये, और फिर ऊपर से कपड़ा बांध दो और रात भर के लिए छोड़ दो। तो सुबह आपको, ये गर्म होता है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है ना, तो सुबह आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा उसमें। ठीक है, तो बस यही सब बताना चाह रहे थे। लगभग दवाओं के बारे में आइडिया हो ही गया। ये महुआ भी है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिलता है वो लोग हम लोगों से ले सकते हैं, कर सकते हैं। और एवियन के बारे में तो काफ़ी आइडिया हो गया होगा। ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है,
और कल एक्सरसाइज के बाद आप लोग की अभी भी जो भी कोई क्वेरी बची हो एक पेपर में लिखते रहना, ठीक है। परसों एक क्वेरी वाला सेशन रख लेंगे, आप लोग के डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है, कुछ भी अगर बचता है तो। चलिए, अब जिन लोगों का फर्स्ट सेशन बचा है, लेडीज़ में जिन लोगों का फर्स्ट सेशन बचा है वो लोग अभी थेरेपी करा लें, दूसरा सेशन 3 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो।